हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है, जैसे भेल के एग्जाम की हम तैयारी करवा रहे हैं कंटिन्यू आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज क्लास सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्लास है डब्ल्यूएस का मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जो आपके सिलेबस के अनुसार आपका टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें से जो आपके टॉपिक में से जितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, जो रिपीटेड हो सकते हैं या फिर जो रिपीट हो चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है कि जो हमारा टिग्नोमेट्री का एक चार्ट आता है, जिसमें साइन 90, साइन 30, साइन कॉस थीटा, इससे सभी का एक मान दिया जाता है, जो एक हमारा एक टेबल होता है उस टेबल में। तो उसी तरह से इसमें क्या पूछा है कि जो साइन 90 होता है, तो साइन 90 का मान कितना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है √2 डिवाइडेड बाई 2 और चौथा ऑप्शन है 0.5। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है टिग्नोमेट्री में, एक होता है। साइन 90 = 1 इज अ स्टैंडर्ड टिग्नोमेट्रिक वैल्यू। मतलब ये जो हमारे स्टैंडर्ड टिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री का 1 होता है, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सभी को पता है कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से होता है, तो उसमें जो लंबा वाला जो साइड होता है, भुजा मतलब साइड, तो लंबे वाले साइड को क्या कहा जाता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेस, दूसरा ऑप्शन है हाइट, तीसरा ऑप्शन है हाइपोटेनियस और चौथा ऑप्शन है एडजेसेंट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि समकोण त्रिभुज में, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोटेनियस। मतलब उसे हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्ण। एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो द साइड अपोजिट एंड राइट एंगल इज ऑलवेज द हाइपोटेनियस। मतलब अपोजिट साइड का जो साइड होता है, जैसे मान लीजिए जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके का होता है, जो अपोजिट साइड वाला जो सामने वाला भाग जो भुजा होता है, जिसे कहा जाता है हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side, then tan 45 डिग्री is equal to। अगर जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछे कि tan थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो यार इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट होता है टेबल, उस टेबल में जो दिया जाता है वैल्यू, तो उसके हिसाब से tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है √3 और चौथा ऑप्शन है 0.5। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B1। tan 45 डिग्री का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो हमें क्या क्वेश्चन में cos थीटा का मान हमें पूछा गया है, जो जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट है उसके रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड ये वाले पूरे क्वेश्चन है जो अभी स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का आपका जो चैप्टर है, जैसे भेल के एग्जाम के सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर दिया उसके उसमें से ट्रिग्नोमेट्री के सब्जेक्ट के रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन है। cos थीटा का मान कितना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है √3/2 और चौथा ऑप्शन है 0.5। तो इसका जो सही आंसर है cos थीटा का मान होता है 1। 1 इज द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो हमारा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफर्स रेसिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल। धातु का कौन सा यांत्रिक गुण काटने के उपकरण में, मतलब कटिंग टूल में लोचदार विकृति के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, दूसरा ऑप्शन है मैलेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है हार्डनेस और चौथा ऑप्शन है टफनेस। क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो हमारा विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो मेटल ऑफर रेसिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब जो हमारा कटिंग टूल्स होते हैं, कटिंग टूल में लोचदार विकृति मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन के प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्डनेस। हार्डनेस का जो हमारा गुण होता है वो गुण कटिंग टूल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which property of material enable the formation of permanent deformation without fracture? क्वेश्चन में क्या पूछा कि किस गुण के कारण पदार्थ में टूटे बिना स्थायी विकृति होती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन इलास्टिसिटी, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिसिटी, तीसरा ऑप्शन है डक्टिलिटी और चौथा ऑप्शन है ब्रिटलनेस। तो आपका जो जैसे भेल का सिलेबस में से जो आपका WS का एक टॉपिक है मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस के रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। मटेरियल साइंस के रिलेटेड हमने एक थियोरेटिकल क्लास भी बनाकर रखा है, जिसमें मैंने पूरे डिटेल में आपको समझा कि अलाय स्टील क्या होता है और कौन कौन से स्टील होते हैं, कार्बन की मात्रा वगैरह पूरा डिटेल में समझा कर बताया, जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस गुण के कारण पदार्थों में टूटे बिना स्थायी विकृति होती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इलास्टिसिटी, दूसरा प्लास्टिसिटी, तीसरा डक्टिलिटी और चौथा ब्रिटलनेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के कारण जो पदार्थ में बिना टूटे स्थायी विकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट्स एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाई फोर्स इज रिलीज्ड? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धातु का कौन सा गुण है जो बल हटाने पर अपने मूल आकार में लौट देता है? मतलब कौन सा ऐसा धातु का गुण है जिसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए उसमें हम बल लगाने के पर वो बड़ा होता है, उसके बाद जब हम उसमें से बल हम रिलीज कर देते हैं तो अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मैलेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है टेनासिटी, तीसरा ऑप्शन है इलास्टिसिटी और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिसिटी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, धातु का वह कौन सा गुण है जो बल हटाने पर अपने मूल आकार में लौटने की क्षमता देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के गुण के कारण क्या होता है, जो हमारा वस्तु होता है, जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो हमारा इलास्टिक होता है, इलास्टिक को अगर हम खींचते हैं या फिर रबर मान लीजिए, रबर को हम खींचने के बाद किस तरह से उसका आकार बढ़ जाता है, उसके बाद उसके ऊपर से अगर बल हम हटा दे तो अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी में? इलास्टिसिटी। मटेरियल साइंस में इसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल केस इट टू मेल्ट व्हेन हीट इज अप्लाई? धातु का कौन सा गुण उसे गर्म करने पर पिघलाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंडक्टिविटी, दूसरा मेलेबिलिटी, तीसरा फ्यूजिबिलिटी और चौथा ऑप्शन है टेनासिटी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि धातु का कौन सा गुण उसे गर्म करने पर पिघलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजिबिलिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है गलनीयता। हिंदी में आप देखोगे तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है, जो हमारा जो ठोस वस्तु होता है उसे जब हम पिघलाते हैं तो उसे कहा जाता है फ्यूजिबिलिटी। कोई भी हर एक मेटल का एक प्रॉपर एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर के बाद वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्यूजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अलाई इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैम्प फिलामेंट? इलेक्ट्रिक लैम्प फिलामेंट में कौन से अलाई स्टील का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है कोबाल्ट, दूसरा ऑप्शन है वानेडियम, तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक लैंप में फिलामेंट इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट में किस अलाय स्टील का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स आर कंटेंट इन ब्रॉस अलाय? ब्रॉस अलाय में कौन कौन से धातु होते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं? मान लीजिए जो हमारा पीतल होता है, पीतल में कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड होता है, बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर एंड लिंक, कॉपर एंड लीड, तीसरा ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक और चौथा ऑप्शन है कॉपर एंड टीन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, पीतल मिश्र धातु में मतलब कॉपर अलाय स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉस के अलाय स्टील में, ब्रॉस के अलाय स्टील में कौन से धातु मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर है कॉपर एंड जिंक। तांबा और जस्ता ये हमारा ब्रॉस के अलाय स्टील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट क्लास लीवर? फर्स्ट क्लास निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है व्हील बैरो, दूसरा नट नट क्रैकर, तीसरा सीजर्स और चौथा ट्विजर्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारा आपका जो लीवर्स और फल्क्रम्स का जो आपका चैप्टर है WS का, उसके रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीजर्स। सीजर जो हमारा होता है, इन फर्स्ट क्लास लीवर्स द फल्क्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड।
तो हमारा जो सीजर्स होता है, सीजर्स हमारा फर्स्ट क्लास लीवर्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेकंड क्लास लीवर द लोड इज प्लेस्ड। सेकंड क्लास लीवर में भार को कहाँ रखा जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट, दूसरा बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, तीसरा एट द फल्क्रम, और चौथा एट द एंड, मतलब एंड में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सेकंड क्लास के लीवर में लोड को कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। फल्क्रम और एफर्ट के बीच में रखा जाता है। जो हमारा सेकंड क्लास के लीवर होते हैं उसके उसमें लोड को फल्क्रम और एफर्ट के बीच में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आता है हमारा सेकंड क्लास लीवर का, अगर एग्जाम्पल देखती है तो इसका एग्जाम्पल आता है व्हील बैरो। व्हील बैरो जो हमारा होता है, लोड इज इन द सेंटर, मतलब व्हील बैरो के सेंटर में लोड होता है, तो जिस वजह से सेकंड क्लास लीवर का यह एक बेस्ट एग्जाम्पल है व्हील बैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर का कौन सा एक उदाहरण है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉबार, मतलब क्रॉबार मतलब क्या होता है, सब्बल होता है, जिसे हम हिंदी में सब्बल भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है फिशिंग रॉड, जिसके सहायता से हम मछली पकड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्लायर्स, और चौथा ऑप्शन है झूला, जिसे कहा जाता है सी सॉ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्ड क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग रॉड। इन थर्ड क्लास लीवर्स एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। थर्ड क्लास लीवर में जो हमारा एफर्ट होता है, एफर्ट कहाँ पर होता है, लोड और फल्क्रम के बीच में होता है। तो यह एक एग्जाम्पल कौन सा है, हमारा फिशिंग रॉड का एक एग्जाम्पल होता है। थर्ड क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल अगर हम पकड़ेंगे तो बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा फिशिंग रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली इज यूज टू। पुल्ली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन इंक्रीज स्पीड, मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए। दूसरा चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तीसरा रेड्यूस फ्रिक्शन, मतलब घर्षण को कम करने के लिए। और चौथा इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसे बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, पुल्ली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए पुल्ली का उपयोग किया जाता है। पुल्ली हेल्प लिफ्ट लोड बाय रीडायरेक्टिंग फोर्स। पुल्ली के सहायता से हम लोड को भी लिफ्ट करते हैं रीडायरेक्टिंग फोर्स के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइन एज। मैकेनिकल एडवांटेज को अगर हमें कैलकुलेट करना है या फिर हमें अगर मैकेनिकल एडवांटेज को समझना है तो हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, दूसरा ऑप्शन है एफर्ट डिवाइडेड बाय लोड, तीसरा ऑप्शन है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और चौथा ऑप्शन है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि मैकेनिकल एडवांटेज को परिभाषित कैसे किया जाता है? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। अगर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एडवांटेज हमें कैलकुलेट करने के लिए किसी क्वेश्चन में कहा गया है, तो उस समय आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। इट शो हाउ मच इजियर अ मशीन मेक्स द वर्क, मतलब यह क्या दिखाता है कि मशीन के सहायता से हम कितने जल्दी काम को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लीवर द पिवट पॉइंट इज कॉल्ड। लीवर में घूमने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लोड, दूसरा ऑप्शन है एफर्ट, तीसरा ऑप्शन है फल्क्रम, और चौथा ऑप्शन है आर्म। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लीवर में घूमने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फल्क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज टू 2:3 इज इक्वल टू। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इफ ए इज टू इज इक्वल टू 2:3, बी इज टू 4:5, तो ए सी का कितना वैल्यू होगा? मान लीजिए जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी की वैल्यू कितना दिया है 2:3, बी सी की वैल्यू कितना दिया है 4:5, तो ए सी का वैल्यू कितना होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 8:15, दूसरा ऑप्शन है 2:5, तीसरा ऑप्शन है 3:4, और चौथा ऑप्शन है 4:6। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यदि ये बी की वैल्यू कितनी है 2:3 और बी सी की वैल्यू कितनी है 4:5, तो ए सी की वैल्यू कितना होगा? तो इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 8:5। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको यहाँ पर पूरा दिखाया है कि ए बी इज इक्वल टू 2:3, बी सी इज इक्वल टू 4:5। तो मेक बी से, मतलब बी
सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम करना है, जो एलसीएम के सहायता से हम करेंगे। उसके बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका एंड में इसका आंसर कितना आ जाता है, 8:15, जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज मैकेनिकल एडवांटेज, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ को बढ़ाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन यूजिंग मोर एफर्ट, मतलब अधिक एफर्ट लगाकर। दूसरा रेड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब घर्षण को कम करके। तीसरा इंक्रीजिंग लोड, मतलब लोड को बढ़ाकर। और चौथा यूजिंग लॉन्गर लॉन्गर लीवर आर्म, मतलब बड़े लीवर आर्म का यूज करके। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग लॉन्ग लीवर आर्म, मतलब बड़े लीवर आर्म की बड़े लीवर आर्म का यूज करके हम मैकेनिकल एडवांटेज के लाभ को बढ़ा सकते हैं। लॉन्गर आर्म्स रिक्वायर लेस एफर्ट टू लिफ्ट द सेम लोड, मतलब जो लंबे आर्म्स होते हैं उसके सहायता से जब हम सेम लोड को एफर्ट लगाते हैं तो उसमें कम ताकत लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा, जो हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फार्मूला के साथ। तो पहला ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 6 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। एरिया अगर एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला आता है साइड इंटू साइड। तो साइड हमारे पास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर है, उसका अपोजिट साइड भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यह स्क्वायर होने की वजह से चारों साइड सेम होते हैं। तो जब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the perimeter of a rectangle with length 10 सेंटीमीटर एंड width 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत की परिधि क्या होगी। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत मतलब रेक्टेंगल की परिधि क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर। जब इसका हम पैरामीटर निकालते हैं तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी, मतलब लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो उस फार्मूला में जब हम वैल्यू पुट अप करते हैं 2 को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में जो ब्रैकेट में लेंथ दिया हमारे पास कितना 10 और उसकी विड्थ कितना है 5 है, जब इन दोनों का हम प्लस करते हैं मतलब एडिशन करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 15। 15 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कितना है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, रेडियस 7 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया हमें कैलकुलेट करना था। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम सर्कल का एरिया हम जब कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला यूज करते हैं पाई रेडियस स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू जैसे 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू जो हमारा रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया, तो 7 स्क्वायर मतलब 2 बार यहाँ पर हम यूज करेंगे 7 इंटू 7। जब हम सभी का कैलकुलेशन करते हैं तो एंड में इसका आंसर कितना आता है 154 सेंटीमीटर, जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज। रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा। सिलेंडर का सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 141.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर ए 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमें क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहा गया था, क्या कैलकुलेट करने, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। h मतलब होता है हाइट, r मतलब होता है रेडियस। तो जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला में जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं पूरा और उसके बाद जब हम इनका कैलकुलेशन करते हैं तो एंड में इसका आंसर कितना आ जाता है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाता है तो उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया में कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। तो इसी तरह से आपको फॉर्मूला, छोटा छोटा फार्मूला होता है लेकिन आपको उसको याद करना इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं रखोगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the volume of a cone with radius 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर वाले कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का आयतन हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोन। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 37.68 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 28.26 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 50.24 सेंटीमीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर वाले कोन का वैल्यूम कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम वैल्यूम को कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में 1/3, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वाला फार्मूला का यूज किया जाता है अगर हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, कोन का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो ये वाला फार्मूला में वैल्यू पुटअप करने के बाद उसके बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका सही आंसर आ जाता है 37.68 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर इज। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है, जिसके लिए हमारे पास बेस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन, उसके बाद आंसर देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर्मूला कर लगाकर। तो पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर बेस 10 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर वाले रेक्टेंगुलर ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाला फार्मूला का यूज करके आप ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला में वैल्यू पुटअप करने के बाद और इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका एंड में आंसर आता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा कि स्क्वायर का वैल्यूम कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास रेडियस कितना दिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्क्वायर का वैल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले जैसे हर क्वेश्चन में हम करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन, उसके बाद आंसर और एक्सप्लेनेशन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 33.51 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 16.75 सेंटीमीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन है 20.94 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेडियस 2 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये 33.51 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर का वॉल्यूम तो उसमें फार्मूला यूज किया जाता है वॉल्यूम इज इक्वल टू ब्रैकेट में 4/3 पाई आर क्यूब। ये वाला फार्मूला का यूज किया जाता है स्क्वायर का अगर हमें वैल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इस फार्मूला में वैल्यू को पुटअप करने के बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 33.51 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का एसआई यूनिट क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है वैट और चौथा ऑप्शन है मीटर। तो जब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या है, तो कार्य का ऐसा यूनिट है ऑप्शन नंबर बी जूल। अगर हमें वर्क का फार्मूला अगर चेक करना है कि वर्क को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल।
क्वेश्चन, a machine does 600 जूल ऑफ वर्क इन 20 सेकंड, व्हाट इज द पावर। एक मशीन 20 सेकंड में 600 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी पावर कितना होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 30 वाट, दूसरा 20 वैट, तीसरा 40 वैट, चौथा 50 वैट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक मशीन 20 सेकंड में 600 जूल कार्य करती है तो उसका पावर कितना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये 30 वैट होगा। पावर को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क हमारे पास 600 जूल है और टाइम हमारे पास 20 सेकंड है, तो जब हम इनका कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आ जाता है 30 वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट है। अगर टेम्परेचर को, जैसे फॉर एग्जांपल के हर एक का हमारा कुछ ना कुछ यूनिट होता ही है, तो उसी तरह से टेम्परेचर को मापने के बाद टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा केल्विन, तीसरा वैट, चौथा न्यूटन। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की इकाई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केल्विन। टेम्परेचर को किस में चेक करते हैं, केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा एम्पियर, तीसरा ओम, चौथा वैट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। एम्पियर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को चेक करते समय। उसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है हमारा, एम्पियर। क्वेश्चन, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वैट, चौथा मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी इज स्टोर इन बैटरी। बैटरी में कौन सा एनर्जी स्टोर होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी, दूसरा केमिकल एनर्जी, तीसरा थर्मल एनर्जी, चौथा काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो हमारा बैटरी होता है, बैटरी में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केमिकल एनर्जी। तो ये बैटरी में कौन सा एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था भेल के जो एग्जाम के रिलेटेड हम कंटिन्यू क्लास करवा रहे हैं, जिसका हमारा जो टॉपिक था आज का WS मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन, जिसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया इस क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चन के PDF की अगर आवश्यकता है, या फिर जितने हमने आपको आपका क्लास करवाया उसके अगर PDF की आवश्यकता है, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से ज्वाइन होकर मैसेज करोगे तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे।